में नहीं है, ये जादू हो गई है। डन है। तो ये दो रीजन थे जिस वजह से रदरफोर्ड साहब का मॉडल फेल हुआ। उसका घूमने से क्या कनेक्शन है? शिखर भाई तू मुझे एक बात बता, बॉल को तू या पत्थर को बांध के धागे में तू गोल गोल घुमाएगा तो गोल गोल घूमते घूमते क्या होते हैं, न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए, नहीं आता है। तो अगर तूने एनर्जी देना छोड़ दिया तो ठीक है। उसका रीजन ये है कि बोर साहब कहते थे ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, वो तो यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो बाहर कहाँ घूमता है, कहाँ है इलेक्ट्रॉन? अगर वो इलेक्ट्रॉन घूमता है बाहर में तो उसको न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए, अगर गोल गोल घूम रहा है तो, लेकिन आ तो नहीं रहा है। तो उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर में रिवॉल्व करता है, यही स्टेटमेंट पे कॉन्ट्राडिक्शन था कि कहाँ करता है, कितने स्पीड से करता है और कैसे घूमता है, जबकि उसको घूमते घूमते तो न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। सो सारी कहानी इलेक्ट्रॉन पे आ गई कि भैया इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, किस स्पीड से घूमता है, या फिर वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में क्यों नहीं आता, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इसके बाद आते हैं बोर साहब, ठीक है। अब बोर साहब क्या कहते हैं? बोर साहब कहते हैं यार देखो बात क्या है ना, शिखर रदरफोर्ड नहीं बता पाए मेरे भाई, यहाँ ध्यान दे हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड साहब की कमियां, ये रदरफोर्ड साहब इन चीजों को नहीं बता पाए, तो रदरफोर्ड साहब का ही कमी है ना, हम तो वही पढ़े ना अभी तक, और कुछ पढ़े क्या? ठीक है। तो ये रदरफोर्ड साहब की कमियां थी जो जिसके वजह से हमें इनके मॉडल को डिसलेक्ट करना पड़ा कि भैया ठीक है अब इनसे भी काम नहीं चलेगा, किसी और की जरूरत है अपने को, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अगले साइंटिस्ट जिनका नाम था नील बोर। नील बोर साहब क्या कहते हैं, यार देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना किसी ऑर्बिट में, वो क्यों नहीं न्यूक्लियस में आता है, ये मुझे नहीं पता है। तुम मान लो कि न्यूक्लियस में नहीं आता है, तो बेसिकली वो बोल क्या दिए उन्होंने, उनका एक्सप्लेनेशन ऐसा था, ही कंफर्म्ड the revolution of nucleus, sorry, the revolution of electron around nucleus ठीक है। वो बोलते हैं कि मान लो कि घूमता है और वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है, विदाउट लूजिंग एनर्जी। बोलते हैं यार कि क्यों परेशान हो, कि मान लो, अब कोई ये बोल सकता है अच्छा मानने वाली बात है तो रदरफोर्ड साहब ही क्यों नहीं बोले, वो भी बोल देते मान लो, तो बोल सकते थे, उन्होंने नहीं बोला, उनकी गलती थी। बोर साहब बोलते कि मान लो इलेक्ट्रॉन घूमेगा और वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, वो जहां था वो वहीं पे घूमते रहेगा, ये चीज आपको मान लेना होगा, ठीक है। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि जहां वो जिस पाथ पे घूमेगा उस पाथ का नाम ऑर्बिट रहेगा, ठीक है। तो बोलते क्या है कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन will revolve in fixed orbit in fixed number, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, दो चीजों पर ध्यान दो, वो बोलते क्या है कि मान लो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, अब लोग बोलेंगे कि भैया मान क्या है, मान साइंस थोड़ी चलती है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो उन्होंने बोला है मान लो, जो मैं आपको समझा रहा हूं मान लो, तो एक्चुअल में मान लो है नहीं, उसकी थियरी उन्होंने दी थी जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड यूजिंग स्टैंडिंग वेव कॉन्सेप्ट। दो चीजें थी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और स्टैंडिंग वेव कॉन्सेप्ट। ये जो दो चीजें थी, इन दोनों का इस्तेमाल किया तब जाके ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस पे नहीं आएगा। लेकिन चूंकि अपने सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है, इवन 11th क्लास में भी आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है, इसलिए हम मान लेते हैं कि चलो एजम्पशन ले लिए कि मान लो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, वो एजम्पशन नहीं था, उन्होंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था।
वो आता था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से एंड यूजिंग स्टैंडिंग वेव कॉन्सेप्ट। इन दोनों का इस्तेमाल किया उन्होंने, तब जाके बताया। बट ये दोनों बहुत सिलेबस से बाहर है, अपने इस पे बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली अपने को ये मान लेना है कि भैया वो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं घूमेगा, सॉरी कैसे सेंट्रल में नहीं आएगा, कैसे वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, काम खत्म। ये हमने एजम्पशन ले लिया। और उसके बाद बोलते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहेगा किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है शुभम, मैं थोड़ा सा इसका बता दूंगा, बट इस चैप्टर को खत्म हो जाने दो, मैं पूरा डिटेल्स में बता दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पूरा रिसर्च करवा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी उसको बताऊंगा तो मतलब एकदम बिल्कुल परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो बात ये है कि उन्होंने बोला कि यार मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहेगा, अभी इस लेवल में मान लो। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज कि वो ये कहते हैं कि भैया वो फिक्स्ड, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेंगे और फिक्स्ड नंबर में रहेंगे। मतलब किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और वो ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे होगा, उसका रेडियस कितना होगा, उस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारा कुछ उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो उन्होंने बेसिकली सब कुछ बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर रहेगा, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो सब कुछ बता दिए। और उन्होंने इस चीज के लिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया, जो 3 थियरीज जो इस्तेमाल की गई थी, उन 3 थियरीज का मैं नाम यहाँ लिख देता हूं। टू हेल्प ऑफ, ठीक है, उन्होंने किस किस चीज का इस्तेमाल किया है। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, पहली थियरी थी उनकी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी थिंग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको याद नहीं रखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बस मैं ज्ञान के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि किसी को रिसर्च करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग जो उन्होंने इस्तेमाल की, दैट इज स्टैंडिंग वेव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन किया इन तीनों का इस्तेमाल किया, इन 3 थ्योरीज का इस्तेमाल किया, तब जाके वो बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहेगा, वो न्यूक्लियस में नहीं आएगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में होगा, कितने स्पीड से घूमेगा, वो सब कुछ बता पाए। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इन फिक्स्ड नंबर। उन्होंने ऑर्बिट को एक और भी चीज बोली कि उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, इसके लिए उन्होंने बोला कि भैया इनको सेल भी बोल सकते हो आप चाहो तो, इनको आप चाहो तो एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। जस्ट पहले भी लिखा था एनर्जी लेवल। अब बात ये आती है यार, ये सब तो समझ में आ गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा और फिक्स ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन कितने रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट थिंग कि भैया वो जो इलेक्ट्रॉन्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, इसका सबसे पहला फंडा है कि मैक्सिमम नंबर किसी भी ऑर्बिट में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट कैन बी, ये कितना हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो सकता है 2n स्क्वायर के बराबर। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, 2n स्क्वायर के बराबर। अब पहले समझो इस ऑर्बिट की कहानी। देखो इस एटम को, ये साइड में बोर साहब के अकॉर्डिंग एटम बना हुआ है, ध्यान दो इसको। बोर साहब कहते हैं कि कोई भी एटम होगा तो ये क्या होगा, उसका एक न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, जो रदरफोर्ड साहब बोल के गए। और इस ये पे ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बिल्कुल वैसे जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते। एक ऑर्बिट ये हुआ, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों तरफ, मतलब बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा, सिमिलर एज सोलर सिस्टम, सिमिलर एज सोलर सिस्टम, बिल्कुल वैसा ही है।
सिमिलर एज सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम बिल्कुल वैसे ही कि सेंटर में सन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब बात बस इतना सा है कि हर ऑर्बिट में जैसे सोलर सिस्टम में ये है कि एक ऑर्बिट में एक ही प्लेनेट रहता है, लेकिन एटम में ऐसा नहीं है। एटम में क्या है ना कि एक ऑर्बिट में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब जैसे ये पहला ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें 2 हो, इसमें 2 से अधिक हो, कितने हुए, 3 ठीक है, 2 से अधिक हो, तीसरे वाले में और हो, चौथे वाले में और हो। तो बोलते क्या है ना कि हर ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो लोगों ने बोला कितने कितने होंगे, तो बोलते हैं ना कि यार जिस भी ऑर्बिट में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना, एक काम करो, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, दैट इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या है, n है वो ऑर्बिट नंबर, जो सबसे पहला ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, इसको बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 1। जो उससे दूर है वो ऑर्बिट नंबर 2, उससे दूर है 3, उससे दूर है 4। और इन 1 2 3 4 ऑर्बिट्स का एक अलग से भी नाम है, 1 2 3 4 नहीं बोल के इनको हम क्या बोल देते हैं, हम इनको प्यार से बोलते हैं, जो पेट नेम होता है ना, उस तरह का पेट नेम है इनका, के एल एम या एन। ठीक है, इनका पेट नेम है, फर्स्ट ऑर्बिट का के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन। आगे चलते जाओगे तो बस वही कहानी बढ़ती जाएगी, एम एन ओ पी क्यू ऐसे बढ़ते जाएगा। बट ये 4 तक मेनली अपने को डिफाइन देखने को मिलते हैं बुक्स में। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि भैया देखो बात क्या है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ऑर्बिट है, जितने भी ऑर्बिट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा एक ऑर्बिट में, उसको पता करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे 2n स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है तो जरा उस चीज को गौर फरमाते हैं। तो कहते क्या है 2n स्क्वायर। अभी 2n स्क्वायर से कैसे पता चलेगा, किसी ने बोला कि भैया फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, या इसका नेम क्या होता है, इस ऑर्बिट का नेम भी लिखते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर 1, नेम इसका क्या बोलते हैं, के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो बोलता है कि 2n स्क्वायर। अच्छा, तो 2n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, n इज सिंपली ऑर्बिट नंबर, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ऑर्बिट नंबर है, जो भी ऑर्बिट नंबर है वो डाल दो। ठीक है, तो भैया यहाँ पे n की वैल्यू डालो 1, यहाँ n की वैल्यू डालोगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, ये बस ये पुट करके ये उठा के डाल दो। ऑर्बिट नंबर 2 हुआ, नाम क्या होगा, एल। 2 डालो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, मतलब सेकंड ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ तो मुझे, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अनुष्का बोल रही है कि KLMN ही क्यों लिया। देखो अनुष्का, KLMN लेने के पीछे का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं था, बट हाँ उसका एक रीजन ये बोलते हैं कि हो सकता है, उन्होंने माना कि भविष्य में हो सकता है कि जो ऑर्बिट में मान रहा हूं उसके अंदर का भी कोई ऑर्बिट डिस्कवर हो जाए, तो उसका नाम अगर ए से स्टार्ट करते तो समस्या होता। अगर ए मान लेते तो ए से पहले तो कोई अपने पास अल्फाबेट आता नहीं है, तो उन्होंने बोला यार के से स्टार्ट कर लो, उसके पहले के लिए भी मिल जाएगा, उसके बाद के लिए भी मिल जाएगा, अपना काम बन जाए। पेज छोड़ दिया कि अगर ऑर्बिट नंबर 1 जिसे मैं आज भी कोई ऑर्बिट अगर अपने को डिस्कवर होती है तो उसके अंदर का नाम रख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3, ऑर्बिट नंबर 3, इसमें कितने KLM, इसका नाम क्या होगा M, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया 18। अगर ऑर्बिट नंबर 4 हुआ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे N, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जल्दी बताओ फटाफट, 32। कैसे, 4 का स्क्वायर इंटू 2। मुझे इतना बता दो कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये कैलकुलेट करने कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपने को पता नहीं है। चलो एक क्वेश्चन है इसी पे, in orbit number 7 maximum number of electrons that can be kept। ऑर्बिट नंबर 7 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो भैया अपने को कितने आ सकते हैं ऑर्बिट नंबर 7 में। अच्छा, तो कितने आएंगे भैया, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, तो मतलब ये कितना हो गया, कितना हो गया भैया, 98 हो गया। चलेगा, तो ऑर्बिट नंबर 7 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 98 आ सकते हैं। अब एक चीज जो यहाँ बहुत गौर फरमाने वाली, उसको ध्यान देना, उन्होंने हमेशा बताया है कि मैक्सिमम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो
अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, जो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। which number of electron cannot be accommodated in L cell, L एनर्जी लेवल, ठीक है। एल एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑर्बिट हुआ, एल एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑर्बिट हुआ, ऑर्बिट नंबर सेकंड, ठीक है। अब बोलता है क्या, इसमें से कौन सा, ऑप्शंस में ध्यान दे रहा हूं, इसको ध्यान देना कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हो पाए ऑर्बिट नंबर एल में। ऑप्शंस ध्यान देना मैं क्या दे रहा हूं, 2, 8, 6 एंड 19। बोलता क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट नंबर एल में पॉसिबल नहीं है। गुड शुभम, गुड आयुष, गुड अनुष्का, गुड। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर एल का एनर्जी लेवल एल का मतलब क्या हुआ, ऑर्बिट नंबर 2 के एल का मतलब हुआ 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 8। मतलब 8 से अधिक पॉसिबल नहीं है, लेकिन 8 से कम इलेक्ट्रॉन तो रह सकता है ना। मैंने मिनिमम कभी नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि 8 होगा ही होगा, मैंने ये बोला मैक्सिमम 8 होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड है, मतलब 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन चलेगा, मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब 8 या 8 से कम कुछ भी चलेगा, लेकिन 8 से अधिक नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। मतलब किसी भी ऑर्बिट में एग्जैक्टली कितना होगा ये हमको नहीं पता, एग्जैक्टली 2, 3, 4, 5 हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि अधिक से अधिक 8 होगा ऑर्बिट नंबर 2 में। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमको नहीं पता, वो क्वेश्चन पे देखेंगे कितना होगा, लेकिन अधिक से अधिक 8 होगा। 8 से अधिक तो किसी हाल में नहीं हो सकता। उन्होंने यही बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल हो, कितने पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है। किसमें, ऑर्बिट नंबर 2 में चलेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है भैया इसमें समस्या है हमको, ठीक है। दूसरी चीज कि जब वो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कहते क्या है, इन आउटर मोस्ट सेल में वो कहते हैं कि भैया 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये कंडीशन याद रखना, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल लो, सेल बोल लो, कुछ भी बोलो, ऑर्बिट, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको एकदम याद हो जाए, सेल और एनर्जी लेवल। वो क्या बोलते हैं कि किसी भी एनर्जी, किसी भी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो ऑर्बिट कोई भी हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी हो। अगर वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप नहीं रखिएगा। इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल एनर्जी लेवल एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी केप्ट। इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। At most 8 electrons can be kept. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन संभव
नहीं है। इस चीज को तुम रट्टा मार के बैठ जाओ कि भैया अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, चाहे वो उसका कैपेसिटी कितना भी हो, कैपेसिटी सबको लेना देना नहीं है, अगर वो आउटर मोस्ट है तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा उसमें रखना। डन है। तो ये इनकी दूसरी चीज थी कि भैया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। किस ऑर्बिट में कितना पॉसिबल है ये तो उन्होंने बता दिया। अब आउटर मोस्ट में 8 से अधिक पॉसिबल नहीं है ये भी उन्होंने बता दिया। ठीक है, दूसरा। और तीसरा लाइन वो कहते हैं कि भैया जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल भरोगे। इलेक्ट्रॉन्स must be filled in the manner of lower energy level एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, वही सेम कहानी, ऑर्बिट बोल लो या सेल बोल लो, ऑर्बिट बोल लो या सेल बोल लो। तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन को आप भरिएगा तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ ही भरिएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ऑर्बिट नंबर 1 को भरो। ठीक है, फर्स्टली फिल ऑर्बिट नंबर 1, सबसे पहले 1 को भरो, फिर भरो 2 को, फिर भरो 3 को, फिर भरो नेक्स्ट 4 को। ठीक है, तो ऐसी कहानी है कि भैया अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल ही भरोगे, मतलब 1 को पहले, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। सर अगर किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से 2n² के बैरियर पे चला गया इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो बिल्कुल जा सकता है शुभम, ऐसा नहीं है ना कि 2n² नहीं हो सकता किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। उससे ज्यादा, उससे कम पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, तो उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पता चल गया। दूसरी चीज ये पता चल गया कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे। और तीसरी चीज ये पता चल गई कि भैया आप कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट सीक्वेंस में भरोगे। तो जरा अब इसको भरने का जो बोल तो दिया, ज्ञान तो हो गया अपना। अब जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, fill 9 electrons in orbits। अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको ऑर्बिट्स में फिल करना है तो कैसे फिल कीजिएगा। पहला ऑर्बिट, सबसे पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा भैया, तो हमको पता है कि मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास 9 ही है, अब 9 को ही आपको भरना है। पहले ऑर्बिट में आप कितने इलेक्ट्रॉन को डालिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से अधिक तो डाल ही नहीं सकते, कैसे पता, 2n², अच्छा 2 1 का स्क्वायर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया, सेकेंड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप सेकेंड ऑर्बिट में, कितने डाल सकते हो, 8। लेकिन क्या आपके पास 2 डालने के बाद 8 बचा है, नहीं बचा है, आपके पास 9 ही था, 9 में से 2 डाल चुके हो, बचा कितना है भैया, बचा कितना है, 7 ही तो बचा है, तो आपके सेकेंड ऑर्बिट में कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। तो 2 का कैपेसिटी था 8 का, लेकिन 8 नहीं गया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है या नहीं है, मुझे ये बता दो फटाफट, कि अगर आपको बोला कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे 9 थे, उसको कैसे भरोगे, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले ऑर्बिट में 7। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये के हो गया, ये एल हो गया, मतलब ये 2 सेल्स हो गए। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 आएंगे। दूसरे वाले में कितने डालोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरे वाले में 7 होंगे।
चलो जरा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिल 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको फिल करो। चलो ऑर्बिट नंबर, अब यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा फर्स्ट, मैं ऐसे लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट नंबर, लिख ही ले रहा हूँ अभी, ऑर्बिट नंबर इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में? 2। बचा कितना आपके पास? 11 में से 2 गया, बचा अभी भी कितना है? कितना बचा है? 9 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 हो गया। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना डालो, मुझे फटाफट बताओ, ऑर्बिट नंबर 2 में कितना डालें, जल्दी बताओ, ऑर्बिट नंबर 2 में कितना, जल्दी बोलो, ऑर्बिट नंबर 2 में कितना? भैया 8 डाल दो, 8 डालो तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 हो गया। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, बट अपने पास था कितना? याद करो, अपने पास है कितना? 11 है। 8 और 2 10 भर चुके हैं, बचा कितना? अभी भी है, एक बचा हुआ है। ऑर्बिट नंबर 3 कितना आएगा? ऑर्बिट नंबर 3 में मुझे फटाफट बता दो, ऑर्बिट नंबर 3 में कितना आएगा? एक आएगा। 8 2 10 और 1 11, टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। खेल खत्म हो गया। चलो भैया बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो क्या करना है अपने को? बना लो, ठीक है। तो कैसे बोलोगे? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 2, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 1। तीनों का नाम क्या आ जाएगा भैया? तो बोलेंगे ये है के, ये है एल, ये है। मुझे इतना बता दो कि ये कहानी किसको किसको समझ में नहीं आई, जादू हो गया है। ये फीलिंग जो थी इलेक्ट्रॉन्स की, हमको समझ में नहीं आया कि 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डाला गया है। कोई ऐसा कहना चाहता है? कोई ऐसा है भैया जिसको इसमें समस्या है कि हमको तो ये समझ में नहीं आया कैसे हो गया? डन है। चलो अब मैं फटाफट दे रहा हूं, यहाँ ध्यान दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो मेरे पास है 15। कैसे भरे? तो मैं देखो सीधे मैं इसको भरते जा रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको आसान भाषा में, के एल एम एन। मैं इसको कैसे लिखूं? पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो चुके हैं, तीसरे में 5। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? कोई ऐसा जो कहना चाहता है ये 15 कैसे भर दिया, हमको पता ही नहीं चला? कोई ऐसा जिसको इस 15 में समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20। अब इसको फटाफट मुझे भर के बताओ कैसे भरोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 कैसे भरे? जल्दी करो, भरो इसको फटाफट, जल्दी भरो इसको। के एल एम एन, देखा जाए भैया एन में यहाँ कुछ नहीं है, एन को हटा दिया। तो जिसमें भरा नहीं है ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हटा दो सीधे, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलो अरे भरा ही नहीं तो क्यों लिखे? 2, ओके, 8 10 हो गए। इसमें कितने डाले हैं? इसमें कितने डाले ये बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। इसमें कितने डाले हैं? आउटर मोस्ट में 8 से अधिक नहीं आएगा, याद करो। तीसरा नियम, आउटर मोस्ट में 10 नहीं लिखोगे, इसको कैपेसिटी भले 18 की है, भरोगे कितना इसमें? 8 भरोगे कितना? 8 भरोगे। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट, अगर ये 10 भर देते तो खेल खत्म हो जाता, ये आउटर मोस्ट बन जाता, लेकिन नहीं हो सकता। 8 से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ 8 आपको रोकना पड़ेगा, और जो बचा हुआ 2 है उसको आगे ले जाके डालना पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट में 8 से अधिक नहीं हो सकता, वो नियम आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कि भैया आउटर मोस्ट में 8 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो इसी बेसिस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई लिखा 19। 19 के लिए जल्दी भरो फटाफट। शुभम 9 भी नहीं डाल सकते, मैंने कहीं डालोगे मेरे भाई? कैसे डाल दोगे 8? 8 से अधिक नहीं डाल सकते। 8 से अधिक ऊपर जो भी हुआ उसको आगे वाले में डालना पड़ेगा, 8 से ऊपर जो भी हुआ वो आगे वाले में डालाएगा। चलो डालना शुरू करो। के एल एम एन, अच्छा 2 8 8 1, ये भेजे में जा रहा है 2 8 8 1।
मुझे ये बता दो कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये तो अपने को समझ में नहीं आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे गए हैं। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि भैया ये अपने को समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। शिखर 8 इसलिए हुआ बच्चा क्योंकि आउटर मोस्ट, देखो अगर तुम यहाँ 9 डाल देते शिखर, यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ 9 डाल देते तो यहीं पे 19 खत्म हो जाता, 9 डालते ही 19 हो जाता, लेकिन आउटर मोस्ट में 19 नहीं हो सकता, आउटर मोस्ट में 9 नहीं हो सकता, वो 8 ही होगा। तो हमने क्या किया, इसको लिमिट किया, यहाँ 8 डाला, जो बचा हुआ एक था उसको आगे ले आके डाल दिया। अब तो आउटर मोस्ट ये बन गया, इसमें एक डाल दिया। अब जो आएगा उसको बाद में देखेंगे क्या करना है। डन है, चलेगा। अब इसकी कहानी क्या है ना कि ये 20 तक ही वैलिड है, ये नियम 20 तक ही वैलिड है। उसके बाद क्या, तो उसके बाद का जो नियम होता है वो इस चैप्टर को खत्म हो जाने दो, फिर मैं बता दूंगा। 20 से अधिक के कोई भी पीरियोडिक टेबल में आपको दे दे 50, 60, 70 इलेक्ट्रॉन, तो आप उसके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बट 20 तक के लिए ये वैलिड है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा आसान भाषा में अपन कैसे लिखते हैं, तो यार देखो बार बार ना KLA में लिखते नहीं है अपन, तो हम क्या करते हैं ना, ये दिया हुआ है 2 और 7, तो हम इसको ऐसे आसान भाषा में थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम बोलते हैं यार इसको इतना मेहनत मत करो, इसको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता है, तो इसको ऐसे लिख लो 2,7, खेल खत्म। इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे भैया, तो 2,8,1, ठीक है, बस कॉमा लगा लगा लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखोगे 20 वाले को, चलो इसको कैसे लिखोगे, तो 2,8,8,2, ठीक है, बस वही है 2,8,8,2, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे भैया, तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे आ जाएगा 2,8,8,1, चलेगा। सेकेंड लास्ट में तो n आउटर मोस्ट है ना, तो m में 8 से ज्यादा डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते भैया, 8 से अधिक नहीं डाल सकते शुभम बाबू, आउटर मोस्ट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, कोई भी हो, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेल कुछ भी आउटर मोस्ट बनता हो, 8 से अधिक नहीं डालोगे, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, चलेगा। कोई ऐसा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में समस्या हुई अभी भी, चलो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो फटाफट, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। आयुष 30 के लिए लिखना सिखा दूंगा मैं, इंतजार करो, 30 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए सब सिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी पहले इसको सीख लो। मैं SPDF सिखा दूंगा, पर पहले इसको सीख लो, फिर SPDF सिखा दूंगा, और इससे भी लिखना सिखा दूंगा, दोनों से लिखना सिखा दूंगा, लेकिन पहले सॉरी 18 क्या होगा भैया कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,8, चलेगा, डन है। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये जादू हो गया है, डन है। कोई भी ऐसा जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में समस्या हुई तो मुझे बता दो कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में को नहीं बन रहा है, डन है, चलो ठीक है, ओके। अब अपन आते हैं कुछ टर्म्स पे, जैसे एक टर्म, कुछ कुछ टर्म्स हैं, इसको ज्यादा माथा पेची नहीं, बस याद करना है इसको। एक टर्म बोलता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या चीज है भैया, तो एटॉमिक नंबर का सिंपल मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम, किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एक और भी चीज है इसको बोलने का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी, बस लास्ट में लिखना जरूरी है न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दो, वो सिंपली क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, एग्जांपल सोडियम Na, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, तो मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो भैया ये होता है आपके पास 11। नंबर ऑफ इसके प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कितना होता है, तो ये भी होता है 11।
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? तो भैया न्यूट्रॉन्स भी क्या होता है? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? सॉरी 12, माय बैड, 12। ठीक है, अब बोलता क्या, बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा भैया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 11। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11। ये 11 जो है यही इसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। दिस इज सिंपली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। चलेगा? ठीक है, जैसे बोला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भैया? तो हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं जरा। हाइड्रोजन की क्या कहानी है? तो देखो भैया हाइड्रोजन कहानी कैसी है। हाइड्रोजन प्यारा सा एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना होता है इसमें? 0। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा भैया? दिस इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1। सोडियम का कितना होगा? 11। चलो मुझे फटाफट बता दो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा भैया? तो लिखते हैं फटाफट। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होते हैं? 2। प्रोटॉन भी कितना होता है? 2। न्यूट्रॉन भी कितना होता है? 2। अच्छा, प्रोटॉन कितना है? 2 है। ओके, तो यही अपने पास क्या है? एटॉमिक नंबर। चलेगा? तो भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या ऐसे बोल लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों सेम ही बात है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो भैया एक चीज यहाँ गौर फरमाने वाली है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इन एनी न्यूट्रल एटम, इन एनी न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन is equals to number of electrons। तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए देगा ना, तो बोलेगा एटॉमिक नंबर इतना है, बताओ उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफर नहीं होते बाबू, हमेशा डिफर क्या होता है? न्यूट्रॉन डिफर हो सकता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी डिफर नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रखना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी डिफर नहीं होंगे। ठीक है, वो दोनों बराबर होंगे, लेकिन एटम न्यूट्रल होना चाहिए, आयन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ न्यूट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल बताओ इसको फटाफट। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 12। अब एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12। फटाफट मुझे बता दो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? अच्छा 12 इलेक्ट्रॉन, सोचना ही नहीं है। क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी बोलो। 2,8,2, खेल खत्म। 2,8,2, खेल खत्म। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से या फिर एटॉमिक नंबर से, कि भैया हमको समझ में नहीं आया अभी भी? कोई ऐसा कहना चाहता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नोट्स रात को डाल दूंगा मैं, तो परेशान नहीं होना, रात को जाएगा नोट्स। ठीक है, एक और भी टर्म है, इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है भैया? तो मास नंबर इज सिंपली सम ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इन 13 एटम्स। 13 एटम्स का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? क्या कहना चाहता है? एटॉमिक नंबर 13 बोलना चाहता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है भैया?
तो मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जितने भी हैं उन दोनों को जोड़ दो, जो नंबर आया वही मास नंबर कहलाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, जो दो नंबर आया उसी को नंबर क्या बोलोगे? मास नंबर बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चलो। एग्जाम्पल ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। प्रोटॉन कितना होता है? 6। न्यूट्रॉन कितना होता है? 6। तीनों, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी कार्बन लिख लो, मैं 3 का माय बैड, यहाँ कार्बन लिख लो, ये कार्बन के लिए लिख दिया मैंने, बोला ऑक्सीजन लिख दिया कार्बन। ठीक है, तो चलो बोलता क्या है इसका, बताओ मास नंबर कितना होगा? तो भैया मास नंबर क्या होगा? इन दोनों का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो इन दोनों को जोड़ दो, मास नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? अच्छा, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा भैया? जल्दी बताओ मुझे मास नंबर कितना होगा? तो भैया इसका मास नंबर हो जाएगा, मास नंबर 6 + 6 मतलब 12। चलेगा? एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? अच्छा, ये 6 जो है ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। मुझे ये बता दो एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, जादू हो गया हो। चलो ऊपर वालों में निकाल लेते हैं, मुझे फटाफट बताओ इसका मास नंबर कितना होगा? मास नंबर, मास नंबर इस केस में कितना होगा? जल्दी बताओ। 1। बिल्कुल शिखर, यही एएमयू से निकलता है। इसका मास नंबर कितना होगा? मास नंबर 2 + 2 4। मुझे ये बता दो कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। डन है? क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, एग्जांपल में दे रहा हूं। एग्जांपल करो। एटम हैज 14 electrons and 16 neutrons, sorry, 14 electron and its mass number is 30। एक एटम है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, न्यूट्रल, सॉरी कहाँ एटम कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा न्यूट्रल एटम है, तो सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम है जिसका मास नंबर दिया हुआ है आपको 30 और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं 14। दो चीज दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है और मास नंबर दिया है। ठीक है, पूछता क्या है बताओ? क्वेश्चन है नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। जल्दी बताओ, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, फटाफट। कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन? अच्छा, प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, खेल खत्म। तो प्रोटॉन कितना? 14। न्यूट्रॉन कितना होगा? अच्छा, मास नंबर है 30, प्रोटॉन है 14, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा भैया? तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर मास का नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो भैया ये कितना हो जाएगा? 30 - 14 मतलब 16। खेल खत्म। अनुष्का गड़बड़ किए हो, ध्यान दो, यहाँ पे आधा आधा नहीं करना होता। डन है? कोई ऐसा जिसको ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करने में समस्या है? डन है? चलो एक और क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है इक्वल्स टू 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया है ये भी है 12। बोलता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा ये बताओ, एंड मास नंबर कितना होगा ये बताओ।
मास नंबर कितना होगा ये बताओ, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अच्छा, प्रोटॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना? 12। मास नंबर कितना? 12 + 12 24। तो फटाफट, इसमें कोई समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया आपको, हो गया ये तो। कोई समस्या है इसमें? चलो ठीक है, ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भैया ठीक है ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको किसी एटम में पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन एनी एटम एक्स, कोई भी एटम है एक्स, मास नंबर इज रिटेन इन एनी एटम एक्स, ध्यान देना, मास नंबर इज रिटेन अपसाइड, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर रिटेन डाउनसाइड। एटॉमिक देखो, तो ए को देखो तो लिख के देगा, ची लिखेगा, और ची के लिख देगा, ऊपर में लिखेगा 4 और नीचे में लिखेगा 2। तो भैया ये जो 4 होगा ये क्या हो गया उसका मास, पर 2 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? मास नंबर, ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। बेसिक फंडा कैसा है? फंडा एक्स, एक्स के ऊपर और नीचे साइड में गौर फरमाना, ये जो अच्छे से बना लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ लिखेगा मास, ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है। ओके, कुछ हो गया था यार, ये नेटवर्क चला गया था, ठीक है। एनीवेज, तो ये क्या होता है, ये ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो गया, मास नंबर ऊपर साइड में और एटॉमिक नंबर नीचे साइड में। ये तरीका है बताने का, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ये डन है या समस्या है इसमें, मुझे फटाफट बता दो। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे? मास नंबर कैसे लिखता है किसी भी एटम में? ऊपर साइड में लिखेगा मास नंबर और नीचे में क्या लिखेगा? एटॉमिक नंबर लिखेगा। डन है। तो ये तरीका है पता करने का, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता करने का तरीका है किसी भी एटम का। सॉरी यार, कुछ इंटरनेट का इश्यू, दिक्कत
दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये डन है, ये मास नंबर एटॉमिक नंबर वाली कहानी। चलो एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। मान लो मुझे दे दिया, कोई बात नहीं बच्चा, अभी देखो ध्यान दो, एक एग्जाम्पल दे दिया मुझे सोडियम का, एग्जाम्पल दिया मुझे सोडियम। सोडियम कैसे लिखा रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा 23, नीचे में लिखा रहेगा 11। मुझे फटाफट बता दो कि इसका मास नंबर कितना, मास नंबर कितना और एटॉमिक नंबर कितना, फटाफट मास नंबर और एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ कितना कितना। अच्छा मास नंबर 23, ओके। तो ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा 20 मास पर, एटॉमिक नंबर नीचे में 11 लिखा है, तो 11 हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर का मतलब क्या हो गया, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, और ये किसका नंबर है, प्रोटॉन का बोलो या इलेक्ट्रॉन का बोलो। चलो ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको मैं स्लाइड जो है ये डाल दूंगा आपके ग्रुप में, आज को डालूंगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। बाकी कोई डाउट है किसी को तो फटाफट बोलो, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, डन है। चलो ठीक है, सो आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की कहानी। बाकी शुभम बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा दोबारा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय बाय, कोई बात नहीं शुभम, अगली क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। ऊपर में मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऊपर मास नीचे एटॉमिक नंबर। चलो ठीक है, बाय बाय।